हेलो बच्चों, जीकेम प्रीकेम चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर में इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उनका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो हमने देखा है कि हमारा कोई भी हेलो अल्केन हो या हेलो एरिन हो, जैसे कि ये मेरा इथेन है, राइट। अब ये इथेन के अंदर यहाँ पर कोई ए नाम का एटम कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर बी नाम का एटम वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनमें कोई ऐसी रिएक्शन हो जाए कि जिसके रिजल्ट में मुझे यहाँ पर ये ए और बी दोनों निकल जाए, यानी कि एलिमिनेशन हो जाए। तो बच्चों, एलिमिनेशन का मतलब होता है उसमें से कुछ कम हो जाना। कुछ कम हो जाना यानी कि ये दोनों एटम जो नेबरिंग कार्बन थे वहां से निकल गए और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्रोटॉन तो एज सच बचेंगे ही। एक सिग्मा बॉन्ड था, अब यहां पर जो एक सिग्मा बॉन्ड था वो रहेगा, प्लस में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एटम चले जाने के बाद यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिससे ये पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, उनको हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन देख के आपको अंदाज आ गया होगा बच्चों कि ये एडिशन रिएक्शन से एग्जैक्टली रिवर्स है, यानी कि इसमें अगर आप एडिशन रिएक्शन करो तो आपको इथेन मिल जाएगा और इथेन का अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करो तो आपको इथेन मिल जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कहूंगा, इफ इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, then reverse of this is the addition reaction. This is the addition reaction. तो इस तरह elimination reaction is the reverse of elimination reaction. अब यहां पर A और B में मान लीजिए कि मैंने A की जगह OH लिया और B की जगह प्रोटॉन है, तो ऐसा जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें भी मुझे रिजल्ट में तो इथीन ही मिलेगा, लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 प्रकार की हुई, बेस्ड ऑन काइंड ऑफ एटम। ये हो गया डिहाइड्रेशन टाइप्स की एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर OH की जगह यहां पर मेरा कोई हेलोजन रहता है, X इज नथिंग बट हेलोजन, यहां पर X की वैल्यू में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो वो केस में क्या होगा बच्चों, जैसे यहां पर डिहाइड्रेशन में H2O लिबरेट हो गया था, सिमिलरली यहां पर -HX यानी कि हेलो एसिड निकल जाएगा और यहां पर भी मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो भी इथीन ही होगी। लेकिन ये एलिमिनेशन है, उसको हम कहेंगे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ये है मेरा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो बच्चों, आपने देखा कि सिर्फ एलिमिनेटिंग एटम डिफरेंट हो जाता है, उसके बेस पर एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता है। तो बेस्ड ऑन काइंड ऑफ एटम मेरे पास 2 रिएक्शन हुई, एक थी डिहाइड्रेशन, दूसरी थी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अब ये दोनों रिएक्शन में आपने देखा कि दोनों रिएक्शन में यहां पर
जो एक सिग्मा बॉन्ड था दो कार्बन के बीच में, वहां से यहां पर एक पाई बॉन्ड आ गया। तो कुल मिलाकर क्या चेंजेस हुआ बच्चों? कुल मिलाकर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ और 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो ये दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के एक वीक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए मुझे यहां कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है, इसलिए हमें एलिमिनेशन रिएक्शन कभी भी विदाउट हीट नहीं होता है। तो हम दोस्तों नोट साथ में ही लिखते जाते हैं ताकि एंड ऑफ द लेक्चर आप नोट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज अ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन is reverse of एडिशन रिएक्शन। तो एक पॉइंट ये अराइज हुआ कि ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि हीट रिक्वायर्ड क्यों हीट हमें चाहिए? क्योंकि ये रिएक्शन में हमें दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये दो पॉइंट हमारे सामने आया। दूसरा बच्चों यहां पर ये जो है वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। तो जब मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगा तो वहां एनर्जी कैसा होगा? लेस होगा। और यहां क्या है? लेस स्टेबल है। जब लेस स्टेबल है तो यहां एनर्जी हाई होगा। तो हम लोग लेस एनर्जी टू हाई एनर्जी जा रहे हैं, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक और पॉइंट ये भी यहां आया बच्चों कि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था SN1 SN2 इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन is endothermic reaction. It is a endothermic reaction. ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, इसलिए हमेशा उसमें हमें हीट देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ले चैटर्स प्रिंसिपल, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को जब आप हीट देंगे तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि यील्ड बढ़ता है। तो बेस्ड ऑन काइंड ऑफ एटम हमें दो प्रकार का एलिमिनेशन मिला। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों। एलिमिनेशन रिएक्शन को मेनली इतने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो एक होता है अल्फा एलिमिनेशन। ये अल्फा एलिमिनेशन में बच्चों क्या होगा कि ये मेरा 3 कार्बन है। ये कार्बन में हम यहां पर हेलोजन लेते हैं। अब पूरे लेक्चर में हम लोग हेलोजन ही लेंगे, कहीं पर भी OH नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें हेलो अल्केन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो
इनिशियली आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दोनों का डिफरेंस समझा दिया कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है। अब हेलोजन जो कार्बन पे होता है वो कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और उनके पास वाला है वो बीटा और उसके बाद गेमा। अब अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा बच्चों कि जो कार्बन पर हेलोजन है वही कार्बन से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, यानी कि यहां पर HX जाएगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, यहां से हाइड्रोजन भी जाएगा और यहां से हेलोजन जाएगा। तो इसके रिजल्ट के फॉर्म में मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट में यहां पर CH3SH रहेगा और ये CH2 भी SH रहेगा, लेकिन यहां पर 4 वैलेंसी थी, उसमें एक वैलेंसी तो कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, 2 वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इन शॉर्ट इसमें कार्बीन फॉर्मेशन होता है। ये होता है अल्फा एलिमिनेशन। इसके अलावा दूसरा एक एलिमिनेशन होता है जिनको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, ये बीटा एलिमिनेशन आपके कोर्स में डिटेल में है, अल्फा एलिमिनेशन आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन कहीं से कुछ भी क्वेश्चन निकल जाए तो थोड़ा बेस समझ लेना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको अल्फा एलिमिनेशन के बारे में भी यहाँ बताया हुआ है। अब बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा बच्चों कि ये जो मेरे 3 कार्बन है, हर बार हम सेम एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहां पर ये जो हेलोजन है उसको कह दिया मैंने अल्फा और ये हो गया बीटा। सिमिलरली ये साइड भी बीटा होगा। बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये अल्फा का बीटा ये साइड ही हो सकता है, ये साइड नहीं हो सकता। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अल्फा कार्बन उसको कहेंगे जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और अल्फा कार्बन के नेबरिंग में जितने भी कार्बन हैं सब बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन के नेबरिंग में जितने भी कार्बन हैं सब गेमा कार्बन होगा। तो यहां पर क्या होगा कि हेलोजन तो जाएगा अल्फा कार्बन से ही, लेकिन साथ में जो हाइड्रोजन जाएगा वो बीटा कार्बन से जाएगा, यानी कि यहां से जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि चाहे हाइड्रोजन यहां से जाए या यहां से जाए, मुझे जो अल्किन मिलेगा वो अल्किन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो मैंने अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन किया तो अब मुझे यहां पर क्या मिलेगा, CH2 और यहां आ गया डबल बॉन्ड और ये रहा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये CH3SH रहा। तो ये एलिमिनेशन में कोई भी कंपाउंड है उसमें अनसेचुरेशन बढ़ता है, इसमें अनसेचुरेशन बढ़ता है। अब अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये डबल बॉन्ड हो गया। इन शॉर्ट 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड प्लस हो जाएगा। अगर एक सिग्मा है तो प्लस में एक पाई आ जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई है तो प्लस में और एक पाई आ जाएगा, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। तो यहां पर और एक चीज हमारे सामने आई बच्चों कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन during elimination reaction unsaturation increases, unsaturation या कहो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एडेड increases,
हम दोनों तरह से देख सकते हैं इसको, सैचुरेशन इंक्रीजेस भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एडेड भी कह सकते हैं। अब यहां पर ये जो मेरा बीटा एलिमिनेशन है, ठीक उसी तरह और एक एलिमिनेशन होता है जिसको कहेंगे हम गेमा एलिमिनेशन। अब ये गेमा एलिमिनेशन में बच्चों क्या होता है कि ये जो गेमा एलिमिनेशन है, ये गेमा एलिमिनेशन के अंदर हमारा ये जो कार्बन है उसको कुछ मैं इस तरह से अरेंज करूंगा जिसमें यहां पर 3 हाइड्रोजन है और ये CH के साथ यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। अब ये जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके मैंने यहां एक हैलोजन ले लिया और ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये कार्बन हो गया बीटा और ये हो गया गेमा। अब यहां पर अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन ही जाएगा जैसे आगे की 2 एलिमिनेशन में गया, लेकिन अल्फा कार्बन से तो हेलोजन ही जाएगा जैसे कि अल्फा और बीटा में गया था, लेकिन जो हाइड्रोजन जाएगा वो गेमा कार्बन से जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए इनके रिजल्ट के फॉर्म में मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि CH2 और ये भी है CH2 और ये भी है CH2 और ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर मुझे साइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन आपके सिलेबस में बच्चों ना तो अल्फा एलिमिनेशन डिटेल में है ना गेमा एलिमिनेशन है, आपके सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन डिटेल में है। तो बीटा एलिमिनेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो बीटा एलिमिनेशन है उसको फर्दर, ये बीटा एलिमिनेशन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। पहला जो होता है उसको कहा जाता है E1 एलिमिनेशन, दिस इज द E1 एलिमिनेशन, और दूसरा है उसको कहा जाता है E1 CB एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन, और जो थर्ड है उसको कहा जाता है E2 एलिमिनेशन, दिस इज द E2 एलिमिनेशन। तो ये तीनों एलिमिनेशन के बारे में हम लोग अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे E1 एलिमिनेशन के बारे में। E1 एलिमिनेशन को यूनिमोलेक्युलर एलिमिनेशन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज यूनिमोलेक्युलर एलिमिनेशन। ये मेरा यूनिमोलेक्युलर एलिमिनेशन है। और E1 CB का नाम होता है यूनिमोलेक्युलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन, और इनका होता है बाइमोलेक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E1 CB और E2 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे E1 एलिमिनेशन में। तो ये बच्चों E1 एलिमिनेशन में क्या होता है। तो E1 एलिमिनेशन नाम से ही हमें पता है कि इसके अंदर यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन होगा, यानी कि ये मैंने एक इथिन लिया हुआ है, मान लीजिए कि मैंने प्रोपेन लिया है CH3CH और यहां पर एक हाइड्रोजन है और ये मेरा कार्बन है जिनके साथ एक हैलोजन है, ये एक हैलोजन है। अब ये E1 एलिमिनेशन के अंदर हम लोग रिएक्शन के अंदर जो मीडिया लेते हैं उसमें सॉल्वेंट भी लेते हैं
और बेस भी लेते हैं। कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट भी रहता है और बेस भी रहता है, लेकिन इवन एलिमिनेशन के अंदर कई बार बेस खुद ही सॉल्वेंट का काम करता है। उस वक्त ये रिएक्शन का नाम हो जाएगा सॉल्वोलिसिस एलिमिनेशन। तो यहां पर और एक नोट लिख लेते हैं बच्चों हम कि इन even elimination, sometime solvent and base are same. Such elimination या such reaction is called solvolysis. ऐसे रिएक्शन को हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब यहां पर मैंने सॉल्वेंट के फॉर्म में कैसा सॉल्वेंट लिया है बच्चों, तो यहां पर मैंने पोलर सॉल्वेंट तो लिया है, लेकिन साथ साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, जिस तरह हमने SN1 में लिया था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल है वो भी हम देखेंगे, और बेस का रोल क्या है वो भी देखेंगे। ये रिएक्शन में ज्यादातर जो बेस लिया जाता है वो वीक बेस होता है। कैसा बेस होता है? वो वीक बेस होता है, जैसे कि H2O या CH3OH या और से C2H5OH। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, ऐसे बेस लिया जाता है जो वीक बेस होता है। अब यहां पर वापस एक और नोट लिख लेते हैं कि इन इवन एलिमिनेशन, base use is weak base। ये कैसा रहेगा बच्चों? वीक बेस रहेगा। अब सबसे पहले रोल शुरू होता है मेरे सॉल्वेंट का। तो मेरा सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और जो भी पोलर सॉल्वेंट होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? कोई भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही वो मेरे मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलर बॉन्ड है, मेरे मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड है कैसा है? पोलर बॉन्ड है। तो मेरा पोलर सॉल्वेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो ये पोलर बॉन्ड को वीक बनाएंगे, पोलर बॉन्ड को वीक बनाएंगे, यानी कि वीकनिंग पोलर बॉन्ड, वीकनिंग पोलर बॉन्ड। अब ये मेरा सॉल्वेंट ये बॉन्ड को वीक बनाएंगे, जिसकी वजह से पहले ये X यहां से निकल जाएगा, यानी कि हैलोजन निकल जाएगा। अब हैलोजन निकलते ही यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, जो हेलोप्रोपेन था, वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3। ये CH के साथ H तो इस तरह रहेगा, लेकिन अब ये जो CH2 था वहां से हैलोजन निकल गया। हैलोजन निकलकर यहां पर आ गया, हैलोजन निकलकर। अब ये हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकला ही है, लेकिन साथ साथ कार्बन ने जो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा था वो भी ले लिया। इसलिए X पर यानी कि हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आया। जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है हैलोजन को, तो डेफिनेटली ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो ये हो गया कार्ब केटाइन फॉर्मेशन। ये जो स्टेज है जिसको मैं कहूंगा कार्ब केटाइन फॉर्मेशन। अब ये जो कार्ब केटाइन फॉर्मेशन है वो मेरा इंटरमीडिएट स्टेप है। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है वहां तक की जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन है। दिस इज द स्लो रिएक्शन। और आप लोगों को पता है बच्चों कि स्लो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? इट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए ये रिएक्शन का जो रेट है वो ये रिएक्शन के बेस पर ही डिटरमाइन किया जाएगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और यहां पर मेरा सिर्फ हेलो अल्केन ही या हेलो एरिन ही आएगा और इनके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब 1। तो ये मेरा हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहां नोट में कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि E1 elimination is first order reaction। ये मुझे ये स्लो स्टेप से पता चला, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इतना ही नहीं, यहां पर अगर इनकी मैं मॉलिक्यूलरिटी देखूं, तो इनमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इनकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगा? 1, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर है। तो मैं साथ साथ में ये भी लिख सकता हूं कि E1 एलिमिनेशन, क्योंकि मोलेकुलरिटी भी स्लोएस्ट स्टेप्स का ही डिटरमाइन किया जाता है। तो E1 एलिमिनेशन इज यूनिमोलेक्यूलर रिएक्शन। तो इसकी मोलेकुलरिटी भी क्या हो गई? यूनिक, यानी कि 1 हो गया। तो अब यहां पर मेरे सामने दो चीज आया कि एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर है और यूनिमोलेक्यूलर है, इसीलिए E के ऊपर 1 लिखा जाता है। अब दोस्तों ये जो दूसरा स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। दिस इज द फास्ट स्टेप। अब ये जो फास्ट स्टेप है उसमें रोल आएगा बेस का। यहां पर कौन काम करेगा बच्चों? बेस काम करेगा, और ये फास्ट स्टेप है। अब यहां पर बेस में मेरा अगर H2O है तो OH रहेगा, CH3OH है तो OCH3 रहेगा। तो चाहे OCH3 हो, OC2H5 हो या OH हो, कोई भी बेस हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं OCH3, राइट। तो ये ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ये कार्बन और तीनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन देंगे, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो वो आइदर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, आइदर एज ए बेस एक्ट करेगा। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों होने की संभावना है यहां पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। हमने SN1 में देखा था कि SN1 के अंदर भी सेकंड स्टेप में यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन यहां एज ए बेस अटैक करता है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? बेस भी एक ऐसा स्पेसिस है, बेस कैसा स्पेसिस है? तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। तो मेरा न्यूक्लियोफाइल भी तो कुछ ऐसा ही है। मेरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है? तो न्यूक्लियोफाइल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तभी हमने जाना था कि इट इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रिक रिच, इट इज
ए इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। तो डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये रहा बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इट अटैक कहां अटैक करेगा? जहां उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इट अटैक ऑन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पे ही अटैक करेगा। और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पर ही अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक करेगा किस पर? इट अटैक ऑन कार्बन, ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में कि ये प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा। तो फिर हम वापस आते हैं हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में। यहां पर ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, स्पेसिस है, अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कार्बन प्लस पे अटैक करे या फिर ये प्रोटॉन पर अटैक करे। आपको बच्चों पता है कि प्रोटॉन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन रिच यहां एलिमिनेशन में हमेशा अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन के साथ अटैक करते ही वो प्रोटॉन को खींच लेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पर ये मेरा जो CH3 और ये CH का ये जो H था, उसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया दो लॉन पेयर के साथ। अब ये जो CH2 प्लस चार्ज था, मेरा कार्बोकेटाइन का ये प्लस चार्ज था, वो प्लस चार्ज तब तक स्टेबल होना जरूरी है जब तक बेस प्रोटॉन को खींच नहीं लेता। तो वो तभी ये स्टेबल रह सकता है जब इनके सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो। यानी कि अगर ये मेरा हेलो अल्केन प्राइमरी की जगह सेकेंडरी होता तो ये पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती, सेकेंडरी की जगह टर्सरी होता तो मेरा ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती। तो हम ऐसा कह सकते बच्चों कि ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये जो स्लो स्टेप है, वो कितना सक्सेसफुल एलिमिनेशन होगा या कितना फास्ट एलिमिनेशन होगा, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन डिसाइड करेगा कि मेरा हेलो अल्केन कौन से डिग्री वाला कार्बन है। यानी कि हम नोट में ऐसा लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ even reaction is tertiary is highest than secondary is highest than primary। यानी कि SN1 का जो ऑर्डर था वही ऑर्डर E1 का भी रहेगा। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो हम यहां और एक लाइन ये भी लिख देते हैं कि reactivity of even reaction depends on stability on। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी कार्बोकेटाइन की तो ये रिएक्शन होना संभव नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की तभी रह पाएगी जब यहां पर इनके आसपास में बहुत सारे कार्बन है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो, एक रीजन। दूसरा
ये तभी स्टेबल रह सकता है जब यहाँ से निकला हुआ हैलोजन है वो तुरंत ही वापस अटैक ना कर दे। नहीं तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ से जैसे हैलोजन छुड़वाया ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ और हैलोजन घूम फिर के वापस यहीं पर अटैक कर देगा, तो मेरा कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। तो वो हैलोजन को पकड़ के रखना भी जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है बच्चों। ये प्रोटिक सॉल्वेंट का कुल मिलाकर जो मतलब है वो इसीलिए है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ये है प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल है, उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा H2O है, तो ये H2O के अंदर ये ऑक्सीजन और प्रोटॉन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये प्रोटॉन और ऑक्सीजन चारों तरफ से एक ऐसा नेट बना लेंगे और बीच में हैलोजन को स्टेबलाइज कर देंगे। यानी कि ये हैलोजन के साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर लेंगे और हैलोजन को ट्रैप करके रखते हैं। इनको सॉल्वेंट कहते हैं, इनको कहते हैं सॉल्वेट या सॉल्वेटिंग ऑफ एनायन यानी कि मेरा हैलोजन। तो ये मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तभी ये संभव है क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हैलोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ये सारे प्रोटॉन हैं, इनके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज होता है। तो ये प्लस डेल्टा चार्ज की वजह से वो हैलोजन को पकड़कर रख सकते हैं और इनका ये जो नेगेटिव डेल्टा चार्ज है पॉजिटिव डेल्टा चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। तो ये रीजन होता है प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने का। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेप के अंदर ये ऑक्सीजन के पास दो ही वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक प्रोटॉन और मीथेन मिल जाने के बाद ये प्रोटॉन को ये कार्बन छोड़ देगा। जब ये कार्बन यहाँ से छोड़ देगा तो मुझे अब जो फॉर्म मिला वो फॉर्म कुछ इस तरह से मिला, जिसमें ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH है और ये मेरा CH2 प्लस चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्म था। अब यहाँ पर ये जो H चला गया उस वक्त कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया। जैसे यहाँ हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया था ठीक उसी तरह यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, वहां से उल्टा हुआ, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इनके कार्बन का खुद का तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, इसलिए ये कार्बन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर ये कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी कि इसमें से हमें यहाँ पर ये CH3 और ये जो CH है दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह H और X यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन निकलकर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, जिसे हम कहते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने अलग अलग नोट के बारे में देखा, वो नोट भी बच्चों में यहाँ रख रहा हूँ और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आराम से आप आपकी बुक में भी इनको लिख सकते हैं। तो आज हमने जो चर्चा की वो थी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट E2 एलिमिनेशन एंड E1CB एलिमिनेशन। बच्चों आपने अब तक ये लेक्चर सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये लेक्चर उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको कोचिंग की फीस एफर्ड नहीं होती है। हमारा एक ही मकसद है कि उन सभी बच्चों तक केमिस्ट्री का नॉलेज शेयर किया जाए
जो बच्चे घर बैठे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और कोचिंग की फीस एफर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।